ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 10th क्लास का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये आपको थर्ड चैप्टर है और इसमें हम जानेंगे कि अब जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, हमने लाइफ प्रोसेसेस जान ली, तो लाइफ प्रोसेस की सबसे मेन प्रोसेस क्या है? आपकी रिप्रोडक्शन है। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सभी रिप्रोड्यूस कर क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ द रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर इस प्लैनेट के हर पूरी बायोडाइवर्सिटी जो कि इतनी सारी है 1.7 टू 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी अगर रिप्रोड्यूस कर रही है और किसी न किसी तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही है, तो कुछ तो मेन मोटिव होगा रिप्रोडक्शन करने का। अब हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन करने का मेन मोटिव होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब ही हमने पहले जान चुके हैं कि अपने इंक्रीज इन नंबर को हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन है। मतलब कि किसी चीज के नंबर का बढ़ना रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैम इंक्रीज इन नंबर तो आपका बायोटिक में भी होता है और इंक्रीज इन नंबर तो अबायोटिक में भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हमने इसीलिए फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना था कि रिप्रोडक्शन एबायोटिक में भले ही कराया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ बायोटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर ये पहली आपकी डेफिनेशन को तो फुलफिल करता है कि ये सिर्फ किस में पाया जा रहा है? बायोटिक में। बिकॉज रिप्रोडक्शन आप अबायोटिक में करवा नहीं सकते, लेकिन इंक्रीज इन नंबर होता है तो अगर हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं, एक्सटर्नल एफर्ट्स के साथ में अगर हम करते हैं, लगाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, और तब हम किसी चीज का अगर इंक्रीज इन नंबर करा पा रहे हैं, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल को जोड़ करके अगर हम किसी चीज का नंबर बढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका इंक्रीज इन नंबर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कहला सकता है। लेकिन इट्स अ बायोटिक प्रोसेस। ये लिविंग्स में खुद ब खुद होती है, या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बायोटिक में भी होते हुए भी हम इसको फंडामेंटल क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये सिर्फ बायोटिक में तो हो रही है, लेकिन इसमें ना जाने कितने एक्सेप्शंस हैं। लेकिन फंडामेंटल की हमने डेफिनेशन जानी थी कि वो सारी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ बायोटिक में होना चाहिए, या फिर वो कोई भी एक्सेप्शन को फॉलो ना करता हो, या उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन रिप्रोडक्शन में काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे मान लो कि कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करना ही नहीं चाहता है, उसने रिप्रोडक्शन को स्किप किया, इट मीन्स कि वो एक्सेप्शन हो गया। या फिर वैसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोड्यूस करना तो चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी रीजन से अब वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से या फिर किसी फंक्शन की वजह से रिप्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को स्टेराइल कहा जाता है, या ऐसे इंडिविजुअल्स को स्टेराइल कहा जाता है। तो वो भी आपके एक्सेप्शन हो जाएंगे रिप्रोडक्शन के अंदर, इसलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानते हैं। अब दूसरी बात आती है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टू मेंटेन द स्पीशीज। मतलब कि किसी भी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए आपका रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि जैसे अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग स्पीशीज अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती है, या तो मर्जी से या फिर बिना मर्जी से, किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से अगर रिप्रोड्यूस नहीं करती है, तो होगा क्या? आफ्टर सम टाइम वो स्पीशीज जिसने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या फिर वो क्रिटिकल कंडीशंस में पहुंच जाएगी। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो आफ्टर सम टाइम जो अभी पाए जा रहे हैं वो अपनी लाइफ स्पेन को कंप्लीट करके डेथ हो जाएंगे, और जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि जो होमो सैपियंस हैं, ह्यूमंस हैं, वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए। अब आता है कि रिप्रोडक्शन किस तरीके का जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन के मोड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, पार्थेनोजेनेसिस को। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो वो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्रिविलेज इसलिए देते हैं क्योंकि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के टाइम पर दो इंडिविजुअल, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमें दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट हो, टू इंडिविजुअल्स जब इंटरेक्ट करेंगे, जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, बेसिकली इनके बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर होने से होता क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलता है, जिसे हम क्या किसके नाम से जानते हैं, वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। अब ये वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस और तो कह सकते हैं फीचर which is required for the natural selection or the existence of an species of a species। किसी भी स्पीसीज के इस पूरे प्लैनेट पर लॉन्ग टर्म तक बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, और रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है क्रॉसिंग ओवर, जिससे हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब ये वेरिएशन वो प्रोसेस है जिससे हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो भी चेंजेस इस इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आए हैं या फिर हमारी जेनेटिक कंडीशंस को और बेटर बनाने के लिए आए हैं, उन्हें हम वेरिएशंस बोलते हैं। तो वेरिएशन इज अ डिग्री ऑफ चेंजेस विच इज अकर्स इन बिटवीन टू जनरेशन, दो जनरेशंस के बीच में जो भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो भी डिग्री ऑफ चेंज देखने को मिलता है, उसे हम वेरिएशन कह देते हैं। अब ये वेरिएशन जरूरी क्यों है, तो वेरिएशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द इवोल्यूशन। किसी भी इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन क्योंकि हमारी इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इस पूरे प्लैनेट पर, इवोल्यूशन इज द ओनली प्रोसेस विच इज अकर्स इन ईच एंड एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में होने वाली जो प्रोसेस है वो इवोल्यूशन कहलाएगी। और इवोल्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वेरिएशन। मतलब कि अगर हमें इस पूरे प्लैनेट पर लॉन्ग टर्म तक या हमारी स्पीशीज को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है या अपना सर्वाइवल रेट बढ़ाना है, तो हमें कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होने को एक्सेप्ट करना होगा, और उस प्रोसेस को कहेंगे एडेप्टेशन। मतलब कि हम इन्वायरमेंट में से कुछ एक चीजों को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, उसे कहते हैं एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन के साथ साथ हम उन्हें अपनी फिजिकल या फिर हम अपने जेनेटिक्स में उस फीचर के चेंजेस को लेकर के आते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन। अब होता क्या है कि वेरिएशंस लाने के लिए जितना ज्यादा किसी स्पीशीज में या दो जनरेशंस के बीच में जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे, तो उतना ज्यादा बेनिफिशियल है स्पीशीज के लिए, क्योंकि जो स्पीशीज के पास ज्यादा वेरिएबल फीचर्स होंगे वो हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए ज्यादा प्रिविलेज मिले सिलेक्ट होने के लिए। जैसे अब ये वेरिएशन बच्चों अच्छे भी हो सकते हैं, ये वेरिएशन बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये वेरिएशंस इवोल्यूशन के साथ आ रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाए या कुछ वेरिएशन ऐसे हो जो बहुत बेनिफिशियल हो जाए। मतलब जब कोई दो स्पीशीज या कोई एक ही स्पीशीज आपस में ही बार बार रिप्रोडक्शन करती है तो उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जैसी मैं हूँ, जो फीचर्स मेरे अंदर हैं या जो जेनेटिक कंडीशंस मेरे अंदर हैं, अगर मैं अपनी जैसी ही कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दूं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं वो मैं अडेप्ट तो करूंगी, लेकिन उसके साथ अब मैं वेरिएशंस नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर वेरिएशंस आने थे वो जब मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी या फिर गैमेटिक स्टेज में थी, तब मेरे अंदर वो वेरिएशंस आ गए। अब मैं अपने अंदर वेरिएशंस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, रिप्रोड्यूस करना होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा, जिससे कि दो इंडिविजुअल्स के मिलने से और ज्यादा बेनिफिशियल चेंजेस देखने को मिले। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो जो जैसी मेरी पर्सनैलिटी है या जो जेनेटिक फीचर या जेनेटिक मेकअप जो मेरे अंदर प्रेजेंट है, मैं वही कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दूंगी, जो कि पहली बात कि ह्यूमंस के केस में पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात अगर ऐसा होता भी है तो मैं अपने क्लोन्स बनाऊंगी, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पर क्लोन्स बनाते हैं। क्लोन्स आर द आइडेंटिकल, these are the identical, या फिर कह सकती हूं कि these are the exact copies या photocopies of their parents।
ऑफ देयर पेरेंट्स। अगर कोई भी इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्लोन्स बनाएगा, एंड क्लोन्स आर द आइडेंटिकल और द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। अब एक बात सोचिए, अगर मैंने एग्जैक्ट कॉपीज में बार बार बनाते जाऊंगी तो क्या मुझे कोई बेनिफिट होगा? मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी स्पीशीज बनके हर बार तैयार होगी जो बिल्कुल किसकी तरह होगी, हूबहू पेरेंट्स की तरह होगी। लेकिन इवोल्यूशन तो हर टाइम हो रहा है, तो अगर मैं एनवायरमेंटल चेंजेस को थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर भी लेती हूँ तो भी मैं उतने चेंजेस नहीं ला पाऊंगी ताकि मेरा नेचुरल सिलेक्शन हो पाए। हो सकता है कि इवोल्यूशन में होते होते कोई ड्रामेटिक चेंज आ जाए जिसके लिए एडेप्टेशन इकलौता पॉसिबल नहीं होगा मेरे अंदर वो सब चेंजेस को इंक्लूड करने के लिए जिसे मैं जेनेटिकली अपने अंदर ला सकती हूँ। तो जेनेटिकली अपने अंदर उन चेंजेस को लाने के लिए या किसी एक स्पीशीज को और ज़्यादा बेनिफिशियल या बहुत ज़्यादा एडवांस या अच्छा बनाने के लिए मुझे वेरिएशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये वेरिएशंस तभी आ सकते हैं जब हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में क्या कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। और इसी क्रॉसिंग ओवर को आप क्या कहते हैं, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो होता क्या है कि दो अलग अलग गैमीट्स के मिलने से उन इनके बीच में बनने वाली जो नई स्पीशीज होगी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, और ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द इवोल्यूशन एंड मोस्ट प्रोबेबली फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि जो स्पीशीज में जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे उतना ज्यादा उसके अंदर चेंजेस आएंगे और उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगी, सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा उतना ज्यादा इजीली नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा और कोई भी स्पीशीज लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट कर पाएगी। तो ये मेन मोटिव होता है रिप्रोडक्शन का और बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है। तो एसेक्सुअल जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये क्लोन्स बनाते हैं विच आर द एग्जैक्टिकल या फिर एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मदद से हम इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं विच आर सिमिलर। ये हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ चेंजेस। दिस इज द डिग्री ऑफ चेंजेस occurs in between two generation। अब किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाती है, अब सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ चेंजेस आ रहे हैं, ये किसकी मदद से आते होंगे और वो क्या स्ट्रक्चर्स होते होंगे जो एक इंडिविजुअल से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को पास आउट करते होंगे या फिर वहां तक पहुंचाते होंगे। तो वो होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर किसी इंडिविजुअल के अंदर पाया जाने वाला उसका जेनेटिक मेकअप। क्या है? जेनेटिक मेकअप। अब ये जो जेनेटिक मेकअप है तो यहाँ पे समझेंगे कि हम सभी इंडिविजुअल्स के अंदर, मैं हर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन दिस प्लैनेट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा दो तरीके का हो सकता है, दैट इज आरएनए या फिर डीएनए। लेकिन हमारे मोस्टली इंडिविजुअल्स डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं बिकॉज डीएनए इज स्टेबल, इसका नेचर स्टेबल होता है और इजीली हम एक इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो हमारा जो मेकअप है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो कैसा होना चाहिए?
स्टेबल होना चाहिए ताकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस ना आए, और ड्रामेटिक चेंजेस अगर आ भी गए तो नेक्स्ट जनरेशन कुछ और ना बन जाए, स्पीशीज ही ना चेंज हो जाए, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं होगा तो वो किसी से भी रिएक्ट कर लेगा, और किसी से भी रिएक्ट करने पर क्या हो जाएगा, आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल सेलेक्ट करते हैं rather देन आरएनए। अब आरएनए क्योंकि बहुत ज्यादा सबसे पहला फीचर है जिससे हमारा क्या बना, ह्यूमंस का अस्तित्व बना, या हम कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गन फॉर्म की जो शुरुआत हुई वो किससे हुई, आरएनए से हुई, राइबोन्यूक्लिक एसिड से हुई। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्योंकि अनस्टेबल था तो ये रिएक्ट कर रहा था, बार बार टूट रहा था, बन रहा था, टूट रहा था, बन रहा था, तो एक बार ऐसा हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया बाय चांस किसमें, डीएनए में, और क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड बना इसलिए ये कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया, स्टेबल हो गया। अब कोई भी चीज जो स्टेबल होती है, सैचुरेट होती है, तो वो रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट हो जाती है, इसीलिए डीएनए को हम कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ स्टेबल स्ट्रक्चर, not a kind of, it's a stable structure but the kind of inert। ठीक है, तो कोई चेंजेस, बहुत जल्दी चेंजेस देखने को नहीं मिलते, और अगर चेंजेस आने भी होंगे तो चेंजेस किसकी मदद से आएंगे, क्रॉसिंग ओवर की मदद से आएंगे और वेरिएशंस के रूप में आएंगे। क्या बात क्लियर है? अगर हमें चेंज लाना है तो हमें क्रॉसिंग ओवर करानी ही करानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर प्रिविलेजेबल देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि अपन को सिंगल इंडिविजुअल चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है, सिंगल इंडिविजुअल जो अपनी ही क्या बनाएगी, आइडेंटिकल या एग्जैक्ट कॉपीज बनाएंगे, तो उनके अंदर वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, ये चीज और याद रखनी है कि इनके अंदर वेरिएशन तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एडेप्टेशन तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं होंगे लेकिन एडेप्टेशन देखने को मिलेगा। अडेप्टेशन भी देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के केस में आप बोलोगे कि मैम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलती है, तो वहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी हमको वेराइटीज देखने को मिलती है, हाइब्रिड्स देखने को मिलती है। हाइब्रिड्स हमें विदाउट द वेरिएशंस देखने को नहीं मिल सकते, और वेरिएशंस विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल सकते। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी वेरिएशंस आएंगे, और तभी आपका क्या हो पाएगा, हाइब्रिड्स देखने को मिलेगी, आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, आपको और ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलेंगी। तो अगर किसी भी स्पीशीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको वेराइटीज देखनी है तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेन की। ठीक है, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एग्जैक्ट कॉपीज बनती रहेंगी। एग्जैक्ट कॉपीज में होगा क्या, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएंगे क्योंकि इवोल्यूशन हर वक्त हो रहा है और हम कुछ ना कुछ एनवायरमेंट से अडेप्ट कर रहे हैं। तो अडेप्टेशन कहाँ से होगा, थ्रू एनवायरमेंट होगा। एनवायरमेंट से अगर हम डायरेक्टली कुछ क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं अपने अंदर टेम्परेचर में या अपने अंदर किसी तरीके का सिचुएशन हैबिटेचुअल चेंजेस लेकर के आ रहे हैं तो वो कहलाएगा एडेप्टेशन। बट अगर हमें इसे अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज लाना है ताकि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो पाए विद द हेल्प ऑफ द इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, तो उसके लिए हमें जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर आपके क्लोन्स बनते चले जाएंगे और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं या कम भी देखने को मिल सकते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छी तरीके के ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, और मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि एडवांस्ड स्पीशीज में देखने को मिलता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एक बार में बहुत ज्यादा नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, और इसका एक पैटर्न होता है जिसे ये फॉलो करते हैं। ये सभी चीजें थी आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसमें आते हैं कि हमारे जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, तो उनके अंदर हमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग बहुत सारी अलग अलग मेथड पढ़ने वाले हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन लिया, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन लिया, और हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को जाना कि लोअर प्लांट जो होते हैं, जो आपके लोअर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो प्रिविलेज देते हैं किसको,
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इज अ काइंड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपके एनिमल्स अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो अगेन क्लोन्स बनाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन। बट उसे होगा क्या कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो ये मेंटेन करेंगे लेकिन वेरिएशंस नहीं आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, तो स्पीशीज बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगी, ये हम इंश्योर नहीं कर सकते। इस चीज को हम इंश्योर करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जहां पे हमें देखने को मिलती है क्रॉसिंग ओवर। ये प्लांट्स के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और ये एनिमल्स के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरकोर्स, या फिर हम कह सकते हैं इन बिटवीन टू गैमेट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स के फॉर्म में। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थैंक यू।